हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस एजुकेशन चैनल सिरोही। पिछली क्लास के अंदर हमने नर युग्मकोद्भिद कैसे बनते हैं या मेल गैमेटोफाइट का जो फॉर्मेशन डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है प्लांट में, वो किया था। अब इसके बाद अगला जो पार्ट आता है उसके अंदर आता है कि जैसे ही नर युग्मकोद्भिद बनेंगे तो मादा युग्मकोद्भिद भी चाहिए। तो लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा दोनों युग्मकोद्भिद की आवश्यकता है। तो जो सेकंड पार्ट है, या फिर हम ये कहें कि इसके अंदर मादा युग्म कोद्भिद का परिवर्धन, ये पार्ट। तो मादा युग्म कोद्भिद प्लांट में कहां पर बनेगा, किस पार्ट में ये संरचना है, कैसे इसका डेवलपमेंट होगा, तो इन सब चीजों को देखने के लिए हम सबसे पहले एक बार बात करते हैं कि जो पुष्प के अंदर, पादपों के अंदर जो मादा जनन संरचना है, यदि इसकी बात करें तो वह है जायांग। यानी पादपों में मादा जनन संरचना। मादा जनन संरचना जायांग कहलाती है। यदि इस जायांग की बात करें तो ये पुष्प के सबसे अंदर का चक्कर होता है, या फिर कहीं सबसे बाहर, जैसे बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज, फिर पुमंग, और उसके बाद होता है जायांग। और यदि इस जायांग की एक इकाई की बात करें, इन जायांग की एक यूनिट, इसकी एक इकाई कहलाती है स्त्री केसर, या फिर कहें अंडक। तो ये पार्ट रहता है। इसी का एक दूसरा नाम और रहता है गुरु बीजाणु परत। इन जायांग की एक यूनिट जो होती है वो अंडक होती है, या अनेक जो अंडक हैं, उन अंडकों के मिलने से जायांग का निर्माण होता है। यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे इस प्रकार से जो लास्ट में हमने दिखा रहे थे पुष्प में, ये पार्ट, ये पुष्पासन, और ये जो पार्ट रहता है, इस पार्ट को बोला जाता है अंडक। अब यहां पर ये आ जाता है कि जो अंडक है वो 1 2 3 4 ऐसे कितने भी हो सकते हैं। यदि ये अंडक एक है तो उस जायांग को एक अंडपी बोलते हैं। यदि अंडक 2 है तो उसे द्विअंडपी, यानी एक अंडपी, इसका मतलब अंडक एक। द्विअंडपी, इसका मतलब अंडक 2। इसके बाद त्रिअंडपी, अंडक 3। ऐसे ही हम बात करें, जैसे 4 अंडक हो सकते हैं, 5 अंडक हो सकते हैं, या फिर कहें कि बहुअंडपी हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके बाद ये आता है कि ये जो अंडक होते हैं, ये सभी अंडक संयुक्त भी हो सकते हैं, पृथक भी हो सकते हैं। यदि अंडक जुड़े हुए हों, जैसे मैं एक बार समझने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि सभी अंडकों को एक साथ करने पर डायग्राम सही नहीं बनता है। तो जैसे एक अंडक है, इसी प्रकार से इसके पास में जैसे ये दूसरा अंडक रहेगा, इस तरीके से। ये इसी प्रकार से जैसे
एक तीसरा अंडक और हो। इस तरीके से। तो इस तरीके से यदि 3 अंडक होने के बाद ये डायग्राम कुछ समझ में नहीं आता है। यदि 4 या 5 अंडक हैं तो और भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसीलिए हम एक ही स्ट्रक्चर को दिखाते हैं ताकि इसके अलग अलग पार्ट स्पष्ट दिखाई देते हो। तो यदि इस तरीके से अंडक है, जैसे ये 3 अंडक हुए तो अपना हो गया त्रिअंडपी। यदि ये तीनों अंडक है पृथक हो तो हम इसे कहेंगे पृथक अंडपी या वियुक्तांडपी। इसके बाद आता है कि यदि ये तीनों अंडक आपस में जुड़े हुए हों तब इसे कहेंगे संयुक्त अंडपी। तो हम ये कहें कि अंडक यदि पृथक है तो पृथक अंडपी, पृथक अंडपी, अंडक पृथक, संयुक्त अंडपी, अंडक संयुक्त या जुड़े हुए। ये कुछ एक इसके वर्डिंग थे। इसके बाद हम इसकी संरचना की बात करेंगे कि जो अंडक होते हैं, जैसे ये अंडक है उसी प्रकार से ये दूसरा अंडक है, इसी प्रकार से ये तीसरा अंडक है। यानी सभी अंडक जो है वो समान रहते हैं। इसीलिए एक अंडक को लेकर के हम इसकी स्ट्रक्चर या संरचना को देखते हैं कि एक अंडक जो है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट कैसे कैसे रहेंगे। ये पार्ट पुष्पासन, ये पुष्पवरण, इसके बाद जो हम ये कह रहे थे कि एक अंडक के पार्टों की बात कर रहे थे, तो ये एक अंडक की स्ट्रक्चर और इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट रहता है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। इससे नीचे ये सेकंड पार्ट, इसको कहते हैं वर्तिका। इससे नीचे ये पार्ट, इसको कहते हैं अंडाशय। और ये तीनों पार्ट मिलकर के बना देते हैं अंडक। तो अंडक के जो 3 पार्ट हुए इनमें जो फर्स्ट पार्ट यदि हम बात करें, जैसे इसकी बात करें वर्तिकाग्र की, वर्तिकाग्र अंडक का सबसे शीर्ष भाग रहता है और यह एक कटोरी के समान ऊपर से चौड़ा रहता है। और इस भाग पर ही परागकण आते हैं। यानी परागण की क्रिया जब होती है उस समय परागकण यहां आते हैं। तो परागकणों को एक्सेप्ट करने का या ग्रहण करने का कार्य वर्तिकाग्र के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है कि ये जो वर्तिकाग्र है इससे एक लंबी नलिकाकार संरचना जुड़ी हुई रहती है जो इसे अंडाशय से जोड़ती है और ये नलिकाकार संरचना कहलाती है वर्तिका। वर्तिका कि जैसे ही परागकण का अंकुरण होता है तो अंकुरण होने पर यहाँ एक पराग नली बनती है। इस पराग नली को मार्ग उपलब्ध करवाती है। तो यहाँ पर ये जो वर्तिका है ये पराग नली है उसको मार्ग उपलब्ध करवाएगी जिससे पराग नली अंडाशय या कहीं बीजांड की ओर वृद्धि करती है। ये दूसरा जो पार्ट है ये हुआ। इसके बाद पार्ट आ जाता है ये थर्ड, अंडाशय। अंडाशय अंडक का सबसे आधारी और फूला हुआ भाग होता है। इस भाग के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं रहती हैं और इन संरचनाओं को कहा जाता है बीजांड।
या फिर कहें गुरु बीजाणुधानी। ये नीचे रहते हैं। इसके बाद ये आता है कि ये जो गुरु बीजाणुधानी या जो बीजांड रहते हैं, इन्हीं के अंदर मादा युग्मकोश भेद का परिवर्तन होता है और ये संरचनाएं जो रहती हैं ये अंडाशय के जिस भाग से जुड़ती हैं, जैसे इस पार्ट से जुड़ रही है, तो अंडाशय के जिस भाग से जुड़ती हैं उसे कहते हैं प्लेसेंटा। तो अंडाशय का वह भाग जिस पर बीजांड वरंत जुड़ता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं, या फिर कहें बीजांड धर कहा जाता है। इसके बाद ये होता है कि ये जो पार्ट आता है इसके अंदर मेन रूप से जो संरचना रहेगी वो अब आती है कि गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना क्या होती है। तो अगला जो पार्ट आता है वो हम देखते हैं कि एक बीजांड या गुरु बीजाणुधानी या फिर कहें मादा युग्मकोद्भिद की संरचना क्या रहेगी, तो इसको देखते हैं। बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। तो एक बीजांड जो है उसकी संरचना की बात करें तो मेन रूप से जो आवर्तबीजी पादपों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इनमें अधिकांश जो पादप रहते हैं उनमें प्रतीक बीजांड पाया जाता है। तो हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वह प्रतीक बीजांड की है। ये जो स्ट्रक्चर है बीजांड की है। अब देखते हैं इसके किस पार्ट को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इसकी, ये जो पार्ट रहता है एक तंतु जैसी स्ट्रक्चर है और ये जो तंतु जैसी स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं बीजांड वरंत। बीजांड वरंत वाली ये पार्ट है। इस पार्ट का जो सबसे ये फर्स्ट पार्ट रहता है इस जगह का, ये पार्ट अटैच हो जाता है प्लेसेंटा से। तो यहां पर हम बात करें प्लेसेंटा, जो अंडाशय का ऐसा पार्ट रहता है जो बीजांड से जुड़ता है। इसके बाद जो बीजांड वरंत है, ये बीजांड वरंत है, ये पार्ट हुआ बीजांड। तो इस बीजांड से बीजांड वरंत जहां पर जुड़ता है, ये पार्ट कि जिस स्थान पर जुड़ता है उसे हाइलम कहते हैं। हाइलम हुआ। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि हाइलम इस बीजांड का जो अध्यावरण रहता है, जो आवरण बना हुआ है, इसमें कुछ अंदर की ओर धस जाता है। यानी ये पार्ट यहां पर न रुक करके कुछ अंदर की ओर आ जाता है, जैसे इस तरीके से। और जब यह अंदर की ओर धस जाता है तो इस धसे हुए पार्ट को कहते हैं राफे। तो फर्स्ट पार्ट बीजांड वरंत, सेकंड हाइलम, थर्ड राफे। ये पार्ट हुए इस बीजांड से जो अंडाशय से जुड़ने के लिए जो पार्ट बने हुए हैं, ये पार्ट। इसके बाद आ जाता है ये दूसरा पार्ट, इधर की ओर देखें इसको।
तो इसके अंदर ये है कि बीजांड के बाहर की ओर आवरण लगे हुए हैं, और ये जो आवरण है इनको कहते हैं बीजांड अध्यावरण। बीजांड अध्यावरण। बीजांड अध्यावरण की यदि हम बात करें तो बीजांड के बाहर की ओर एक लेयर या परत पाई जाती है जिसको बीजांड अध्यावरण कह रहे हैं, जो इसको चारों ओर से घेरे हुए है। जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट इस पूरे को जैसे ये घेरे हुए है, ये पार्ट हुआ, ये पूरा। इसके बाद ये आता है कि जो अध्यावरण है, यदि इसकी बात करें तो ये अलग अलग पादपों में अलग अलग इनकी संख्या हो सकती है। सामान्य तौर पर अध्यावरण 2 रहते हैं। तो सामान्य तौर पर अध्यावरण 2 हैं, जिनमें से बाहर के अध्यावरण को कहते हैं बाह्य अध्यावरण। दूसरा जो अंदर की ओर है उसको कहते हैं अंत अध्यावरण। यदि अध्यावरण केवल एक ही है तब उसे कहते हैं एक अध्यावरणी, यानी अध्यावरण एक, तो उसे हम कहेंगे एक अध्यावरणी। यदि अध्यावरण 2 हैं तब हम उसे कहेंगे द्विअध्यावरणी। यदि कुछ पादपों में अध्यावरण 3 भी हो जाते हैं, यदि अध्यावरण 3 है तब उसे कहते हैं त्रिअध्यावरणी। यदि अध्यावरण नहीं हो तब उसे कहते हैं, यानी अध्यावरण अनुपस्थित, तब उसे कहते हैं अअध्यावरणी। यदि हम बात करें कि सामान्य तौर पर यदि देखा जाता है तो द्विअध्यावरणी स्थिति होती है, और मैक्सिमम जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो भी द्विअध्यावरणी है। आवर्तबीजी पादपों की यदि बात करें तो मैक्सिमम में यही रहता है। इसके बाद हम बात करें कि जैसे त्रिअध्यावरणी, यदि अध्यावरण 3 है तो ये पार्ट, इसके अंदर यदि देखा जाए तो एक अध्यावरण अंदर की ओर और होता है, और ये जो तीसरा अध्यावरण रहता है इस अध्यावरण को एरिल बोला जाता है। यानी जो थर्ड अध्यावरण है, तीसरा जो है उसको बोलते हैं एरिल, और ये लीची के अंदर उपस्थित होता है जिसे खाया जाता है। तो लीची के अंदर जो खाने योग्य भाग रहता है या जो फल रहता है वो एरिल होता है, और वो रहता है बीजांड का थर्ड अध्यावरण। इसके बाद यदि हम बात करें कि अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसे भी बीजांड पाए जाते हैं जिनके अंदर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं। जैसे चंदन की बात करें, उसके अंदर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद जो आता है, यदि अध्यावरण 1 की बात थी तो गैमोपेटली। तो यदि हम बात करें, यदि इसके एग्जाम्पल की, तो ये हुआ गैमोपेटली। द्विअध्यावरणी की बात करें तो अधिकांश पादप है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो यदि इसकी बात करें तो हम बात कर रहे थे कि जो एरिल फल लीची की, और यदि इसकी बात करें तो जैसे चंदन, ये इनके एग्जाम्पल हुए अध्यावरण। यानी अध्यावरण के आधार पर बीजांड का क्लासिफिकेशन हुआ। इसके बाद अगला जो पार्ट आ जाता है इसके अंदर कि ये जो अध्यावरण है इससे अंदर, तो इससे अंदर यदि हम देखें तो इसे एक मर्दूतक कोशिकाओं का पार्ट रहता है, और ये जो मर्दूतक कोशिकाओं का पार्ट रहता है इस पार्ट को बोला जाता है
बीजांडकाय, यानी अध्यावरण के अंदर की ओर, जैसे इस पार्ट को हमने दिखाया है मर्दूतक कोशिकाओं का ये समूह है और इसको हमने नाम दिया बीजांडकाय। अब इसके बाद ये आ जाता है कि एक पार्ट आता है इस जगह पर ये, और यदि इसकी बात करें बीजांड द्वार, ये पार्ट, और एक इसके ठीक अपोजिट ये पार्ट है निभाग। तो बीजांड द्वार कौन सा पार्ट हुआ कि हमने ये कहा कि ये बीजांड काय है, बीजांड काय के चारों ओर अध्यावरण लगे हुए हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी पाई जाती है या फिर कहें कि इसमें एक ऐसी जगह रहती है जिसके अंदर अध्यावरण अब्सेंट हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, और वहां पर एक छिद्र जैसी संरचना बन जाती है और इस संरचना को कहा जाता है बीजांड द्वार। और कोई जो प्रागनली होती है वह प्रागनली इस बीजांड द्वार से ही एंट्री करती है, यानी प्राग कण से जो प्रागनली आती है वह प्रागनली इधर से एंट्री करती है इस बीजांड द्वार से। बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट साइड में बीजांड काय की ओर निभाग संरचना प्रेजेंट होती है। इसके बाद में आता है कि इसका सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसके अंदर की ओर है, और ये पार्ट कहलाता है भ्रूणकोश। जो भ्रूणकोश रहता है, यदि इसकी संरचना की, इसके पार्टों की हम बात करते हैं तो इसके अंदर अलग अलग पार्ट बने हुए। तो इसके अंदर मेन रूप से यदि कोशिकाओं की बात करें, कोशिकाएं, तो इसके अंदर कोशिकाओं के 3 पार्ट बने हैं। एक पार्ट इस जगह पर है, एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट इस जगह पर होता है। यहां पर जो बीजांड द्वार की ओर जो कोशिकाएं रहती हैं, यदि इन कोशिकाओं की बात करें, बीजांड द्वार की ओर जो कोशिकाएं हैं, इनमें से जो कोशिका बीच में है, ये कोशिका, इस कोशिका को कहा जाता है अंड कोशिका, और यही पादपों में मादा युग्मक होती है, यानी हम कहें अंड कोशिका या मादा युग्मक। एक पार्ट हुआ ये। इसके साइड में ये 2 कोशिकाएं और हैं, एक कोशिका ये है, दूसरी कोशिका ये होती है। इन दोनों कोशिकाओं को कहा जाता है, जैसे एक कोशिका ये और दूसरी कोशिका ये, इनको कहा जाता है सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। और इन तीनों कोशिकाओं का जो समूह बन जाता है, जो ग्रुप बन गए हैं, इसको कहा जाता है अंड समुच्चय। इन तीनों कोशिकाओं का जो ग्रुप है, इसको हमने कहा समुच्चय। अंड समुच्चय। इन्हीं के अंदर यदि देखा जाता है तो ये जो सहायक कोशिकाएं, इनके अंदर एक नलिकाओं की संरचना रहती है और इसको कहा जाता है फिलीफोरम अंग। फिलीफोरम, ये बात। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कोशिकाएं, तो ये सभी कोशिकाएं अगुणित होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, एन होती हैं। ये सभी एन अगुणित अवस्था की है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसी ये बीच की कोशिका है, इस बीच की कोशिका को कहा जाता है ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका। इस ध्रुवीय कोशिका में
दो एगुणित केंद्रक होते हैं, यानी ध्रुवीय कोशिका में एक एगुणित केंद्रक और एक दूसरा, यानी इस तरीके की अवस्था पाई जाती है, दो एगुणित केंद्रक इसमें प्रेजेंट होते हैं। बाद में ये दोनों एगुणित केंद्रक संयोजित हो जाते हैं और द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर देते हैं, यानी 2n अवस्था बन जाती है यहाँ पर, जो द्वितीयक केंद्रक कहलाती है। लेकिन यदि प्रारंभिक की बात करें तो दोनों केंद्रक अलग रहते हैं, दोनों एगुणित रहते हैं। तो ये कोशिका है जिसके अंदर दो केंद्रक पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो निभाग की ओर तीन कोशिकाओं का ये समूह बना हुआ है, ये इन्हें कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका। और अब यदि इन संरचनाओं की बात करें कि ये भी एगुणित होती है, एन होती है, तो यहां पर ये सभी पार्ट मिलकर के जो संरचना बनाते हैं उसे कहते हैं हम भ्रूण कोश एम्ब्रियोनिक सैक। तो यहाँ पर ये पार्ट बनता है इन सभी से, यानी बात करें प्रतिमुखी कोशिका, ध्रुवीय कोशिका और अंड समुच्च, इन तीनों के संयुक्त रूप को या तीनों जो कोशिकाओं का जो समूह रहता है, तीनों प्रकार की कोशिकाओं का, उसे कहेंगे हम भ्रूण कोश। और इसी को दूसरा नाम दिया जाता है मादा युग्मकोद्भिद। तो ये होता है मादा युग्मकोद्भिद। ये पार्ट बीच के अंदर जो ये पार्ट बना हुआ है, इस पार्ट को कहते हैं ये। अब यदि इसके बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जिसके बारे में पूछा जाता है, यदि हम बात करते हैं इसमें कोशिकाओं की कि एक भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो यदि हम काउंट करते हैं तो तीन ये हुई, यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं वो तीन हुई। ध्रुवीय कोशिका की बात करें तो ये एक हुई। अंड समुच्च की बात करें तो इसमें एक अंड कोशिका और दो सहायक कोशिका, यानी टोटली अंड समुच्च में तीन कोशिकाएं हैं। तो तीन प्रतिमुखी और तीन अंड समुच्च की कोशिकाएं और एक ध्रुवीय कोशिका। तो यदि इसके अंदर कोशिकाएं देखें तो कोशिकाएं होंगी 7। कोशिकाएं हुई 7। अब बात करते हैं इसके केंद्रक की। तो ये जो कोशिकाएं, इन सभी में एक एक एगुणित केंद्रक है। 3 केंद्रक इधर हुए, 3 केंद्रक इधर हुए, लेकिन ध्रुवीय कोशिका में कोशिका एक है, केंद्रक 2 होते हैं। तो इधर यदि देखें 3 3 6 और 2 ये 8। तो यदि भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद की बात करें तो इसमें केंद्रक की बात करें, केंद्रक होते हैं 8। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि एक मादा युग्मकोद्भिद या एक भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक होते हैं। तो 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। तो इस प्रकार से जो अपनी ये स्ट्रक्चर थी जिसके अंदर बीजांड की संरचना की बात आई कि बीजांड जो है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, और ये जो बीजांड होता है ये प्रति बीजांड होता है। इसके बाद में आता है कि जो ये बीजांड है इनके टाइप हैं कि बीजांड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। बीजांड 4 प्रकार के होते हैं, और यदि इनकी बात करें कि इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, तो इनका जो वर्गीकरण है बीजांड द्वार व निभाग, मेन रूप से यह है कि बीजांड द्वार और निभाग के आधार पर। वैसे यदि इसकी वास्तविक स्थिति देखें वर्गीकरण की, तो बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड वृंत व भ्रूण कोश, इन चारों की स्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया। और वर्गीकरण के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो ये 6 प्रकार के थे।
तो इससे पहले एक छोटा सा पार्ट हम देखें कि यदि सबसे पहले सामान्य यदि हम बीजांड की बात करते हैं, जो हमने इससे पहले स्ट्रक्चर की थी वो प्रति बीजांड की थी, लेकिन सामान्य तौर पर यदि बीजांड की बात करें तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये स्थितियां होती है। ये जो पार्ट रहता है ये रहता है बीजांड वरंत, और ये रहता है बीजांड द्वार, और ये रहता है भ्रूणकोश। तो ये पार्ट पाए जाते हैं इसके अंदर मुख्य रूप से, और ये पार्ट रहता है निभाग। इनकी स्थितियों के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो जो पादपों के अंदर सबसे पहले जो बीजांड की बात करें, जो सबसे सिंपली जो बीजांड रहता है जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, यानी इस प्रकार का जो बीजांड रहता है वो ऋजु प्रकार का बीजांड कहलाता है, और बाकी बचे हुए बीजांड इसी से उत्पन्न होते हैं या फिर कहीं इसी में परिवर्तन होता है उसके बाद बनते हैं। तो यदि हम बात करें कि ये जो बीजांड है ये हुआ ऋजु प्रकार का बीजांड है, और इसके अंदर यदि हम देखें तो ये सभी पार्ट एक लाइन में उपस्थित है। बीजांड वरण ये पार्ट हुआ, बीजांड वरण, निर्भाग, भ्रूणकोश और बीजांड द्वार, यदि सभी को देखा जाता है तो ये सभी एक सीधी लाइन पर है। तो सबसे सिंपली बीजांड ये रहता है। इसके बाद इनके प्रकार देखते हैं, तो एक बार देखें। ये 6 प्रकार के बीजांड है। इनमें से सबसे फर्स्ट में ऋजु प्रकार का बीजांड है। जो ऋजु बीजांड है यदि इसको देखें तो इसके अंदर ये पार्ट हुआ बीजांड वरण, इसके बाद ये पार्ट हुआ भ्रूणकोश, ये पार्ट जो हुआ निभाग, और ये पार्ट हुआ बीजांड द्वार। अब यदि इनको देखें तो हम ये कहेंगे कि ये सभी पार्ट जो है एक ही लाइन पर प्रेजेंट हैं। जैसे इस लाइन पर ये सभी पार्ट एक लाइन पर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार यदि हम कहें बीजांड वरंत, निभाग, भ्रूणकोश व बीजांड द्वार, ये चारों यदि एक सिद्ध में हो तब उसे हम कहते हैं ऋजु प्रकार का बीजांड। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीपेनेसी है, या फिर कहें पाइपेरेसी है, या फिर कहें कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें प्रति बीजांड की। प्रति बीजांड की जो कंप्लीटली स्ट्रक्चर आई हुई थी उसी प्रकार से बीजांड द्वार, इसके बाद भ्रूणकोश,
निभाग, बीजांडवृंत। हमने ये कहा कि वास्तविक रूप से तो ये बीजांडवृंत इस जगह पर होता है, निभाग के पास होता है। और यहाँ पर यदि देखते हैं तो बीजांडवृंत निभाग के पास न होकर के 180 डिग्री पर घूम जाता है और ये आ जाता है बीजांड द्वार के पास। यानी ऐसा है, इसकी तुलना में घूमता हुआ इस जगह पर आ जाता है, 180 डिग्री घूमता है। तो यहाँ पर ये आता है कि यदि बीजांडवृंत 180 डिग्री घूम जाता है तब उसे कहते हैं प्रतीप बीजांड। और इसके अंदर भी ये सभी एक ही लाइन पर रहते हैं, जैसे एक ही चीज में दिखाई देते हैं सभी, लेकिन 180 डिग्री घुमा हुआ रहता है बीजांडवृंत। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो आवर्त बीजी जो पादप रहते हैं उनमें मैक्सिमम यही रहता है, लगभग 82% फैमिली या कुलों के अंदर यही पाया जाता है। इसके बाद है अर्धप्रतीप। अर्धप्रतीप का मतलब ये 180 डिग्री पर न घूम करके 90 डिग्री तक ही घूम पाता है, कि जैसे ये पार्ट था इसके अंदर हमने ये कहा कि ये हो गया बीजांडवृंत, ये पार्ट हुआ बीजांड द्वार, ये हुआ भ्रूणकोश, और इसके बाद ये पार्ट होता है निभाग। यदि हम देखते हैं तो यहां पर होता है बीजांडवृंत मेनली, ये यहां से यहां तक आ गया 90 डिग्री पर घूम जाता है। या फिर गए प्रतीप में 180 है, इसमें 90 है, तो इसका ना अर्ध प्रतीप हुआ। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रेनन कुलेसी कुल के पादपों के अंदर इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इसके बाद आ जाता है कि वक्र बीजांड। वक्र बीजांड के अंदर 180 डिग्री का तो घुमाव नहीं होता है, कुछ कम होता है, लेकिन 90 डिग्री से अधिक होता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि यहाँ पर जो है भ्रूणकोश जो रहता है, यानी ये संरचना बीजांड द्वार, ये संरचना जो रहती है इसकी निभाग है, और ये संरचना है बीजांडवृंत। तो ये जो पार्ट रहता है ये 180 से कम 90 से अधिक घूमता है, साथ में भ्रूणकोश भी कुछ घूम जाता है। यानी ये बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए था कि ये संरचना ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन ये संरचना अब थोड़ी घूम करके ऐसे हो गई है। तो एक ये आता है वक्र बीजांड। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में होता है। इसके बाद हम बात करें कि जैसे 5th नंबर पर जो अनुप्रस्थ बीजांड है, अनुप्रस्थ बीजांड की यदि बात करें तो इसमें इतनी अधिक ऐंठन आ जाती है कि ये जो भ्रूणकोश जो रहता है, यानी ये पार्ट हुआ निभाग, ये पार्ट हुआ भ्रूणकोश, ये पार्ट बीजांड द्वार, ये बीजांडवृंत। तो इसमें भ्रूणकोश या एम्ब्रियोनिक सैक में भी ऐंठन आ जाने से वह मुड़ जाता है और इसकी स्ट्रक्चर जो रहती है वो हो जाती है घोड़े के नाल के जैसी। यानी भ्रूणकोश घोड़े के नाल जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद यदि हम देखें कि इसके एग्जाम्पल के, तो इसके अंदर जैसे बेल्टोमेसी है, एलिसमेसी है, ये इसके एग्जाम्पल हुए। इसके बाद है कुंडलित। कुंडलित का मतलब ये हुआ कि जो इसमें घुमाव जो रहता है वह हो जाता है 360 डिग्री। यानी हम बात करें कि जैसे ये पार्ट हुआ बीजांडवृंत और इसके बाद ये पार्ट था निभाग, तो यहां से बीजांडवृंत चलता है और घूमता हुआ 360 डिग्री इसी साइड में फिर से आ जाता है। तो ये पार्ट होते हैं 360 डिग्री पर। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कैक्टेसी कुल के जो प्लांट रहते हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार से हमने जो बीजांड है उसकी संरचना देखी, सभी प्रकार के बीजांड हैं उनको देखा कि किस प्रकार के बीजांड है, किन पादपों में मिलते हैं, क्या उनकी संरचनाएं होती हैं।